नमस्कार मित्रों, सर्वप्रथम माँ सरस्वती को प्रणाम नमन। आप सबका मैं उगमाराम कुमावत आप ही के अपने YouTube चैनल कुमावत सर हिंदी वाले पर हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। आप सबको अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, मानसिक दृष्टिकोण से मजबूत रहें, संपन्न रहें और अपने इष्ट मित्रों परिवारजनों को भी मानसिक दृष्टिकोण से समृद्ध बनाए रखें, ऐसी प्रार्थना आप सबके लिए करता हूँ। मित्रों, हम इस क्लास में आज वर्ण विचार भाग 3 पढ़ने जा रहे हैं। वर्ण विचार बड़ा प्रकरण होने के कारण हमने इसे अलग अलग भागों में विभाजित किया है। एक ही कक्षा में इसे पूरा करना संभव नहीं था, इसलिए हम वर्ण विचार भाग 3 कह रहे हैं। इससे पहले हमने हिंदी में कुल वर्णों की संख्या, फिर प्रत्येक वर्णों के अलग अलग विभाजन और उसमें अब तक हमने स्वरों के बारे में और 2 अयोगवाह वर्णों के बारे में अध्ययन किया है। आशा और उम्मीद करता हूँ कि पूर्व में साझा किए गए ज्ञान को आपने भली भांति समझा होगा। मित्रों, किसी भी विषय वस्तु को समझने के लिए आपका उस विषय के प्रति पूर्ण श्रद्धा और एकाग्रचित्ता का भाव होना अति आवश्यक है। आप सबसे यही आग्रह है कि शिक्षण के दौरान आप पूर्ण एकाग्रचित्ता के साथ अध्ययन करें और यही आज का जो दिन है योग दिवस, ये इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। योग के माध्यम से हम स्वयं को मानसिक दृष्टिकोण से, शारीरिक दृष्टिकोण से मजबूत बनाते हैं और विषम परिस्थितियों से लड़ने में अपने आप को मजबूत बनाते हैं। एक बार फिर से आप सबको योग दिवस की शुभकामनाएं। आज हम शुरू करते हैं अगला प्रकरण, व्यंजन। क्या है मित्रों व्यंजन? तो देखिएगा, व्यंजन हमने अब तक पढ़ा कि हिंदी में कुल वर्णों की संख्या 52 है। उन 52 में से 11 स्वरों के बारे में पढ़ा और फिर हमने 2 अयोगवा वर्णों के बारे में अध्ययन किया। स्वरों की परिभाषाओं के दौरान हमने पढ़ा कि ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण स्वतंत्रता पूर्वक हो, अर्थात अन्य ध्वनियों की सहायता नहीं ली जाती हो, तो यहां हम कह सकते हैं कि ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण अन्य ध्वनियों अर्थात स्वरों की सहायता से। अब प्रश्न यह है कि अन्य ध्वनियां कौन सी? तो उसका उत्तर है स्वरों की सहायता से हो, उन्हें व्यंजन कहा जाता है। ये पहला गुण है। जिस तरह से हमने स्वरों के बारे में बहुत सारे गुण पढ़े कि अन्य ध्वनियों की सहायता नहीं ली जाती, उच्चारण स्वतंत्रता पूर्वक होता है, तो व्यंजनों के बारे में कहेंगे कि ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय, हम संक्षिप्त तौर पर लिख रहे हैं यहाँ पर, जिनका उच्चारण करते समय अन्य ध्वनियों अर्थात स्वरों की सहायता ली जाती है, अर्थात स्वरों की सहायता से जिन वर्णों का उच्चारण हो उन वर्णों को व्यंजन कहा जाता है। नंबर 2, स्वरों की परिभाषा के दौरान हमने पढ़ा कि उच्चारण अवयव एक दूसरे को स्पर्श नहीं करते हैं, तो यहां हम कहेंगे उच्चारण अवयव एक दूसरे को स्पर्श करते हो। ये दूसरा गुण है इसका। स्वरों में कह रहे थे कि उच्चारण अवयव एक दूसरे को स्पर्श नहीं करते। जैसे मैं बोल रहा हूं, जैसे ऊ की ध्वनि बोल रहा हूं, ऊ ऊ ओ औ, देखिए होठ काम कर रहे हैं लेकिन उच्चारण अवयव एक दूसरे को स्पर्श नहीं कर रहे हैं। आप मैं एक अगली पंक्ति बोल रहा हूं, व्यंजन है उसमें प फ ब भ म, तो देख रहे हैं कि कुछ वर्ण ऐसे थे हमने उच्चारण के दौरान जिसमें उच्चारण अवयव सक्रिय थे लेकिन स्पर्श नहीं कर रहे थे, लेकिन फिर हमने प वाली पंक्ति का उच्चारण किया तो वहां हम देख रहे थे कि
उच्चारण अवयव एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं, ये इसका दूसरा गुण था। स्वरों के बारे में हमने पढ़ा कि उच्चारण देर तक कर सकते हैं, लेकिन यहाँ उच्चारण देर तक नहीं कर सकते, उच्चारण देर तक नहीं किया जा सकता है, यानी देर तक उच्चारण नहीं कर सकते हैं, इसलिए भी इन वर्णों को भी व्यंजन कहा जाता है। देखिएगा इसी तरह कथन आते हैं, वहाँ पर 4 कथन दिए जाते हैं और आपसे कहेंगे कि कौन सा एक कथन व्यंजनों के संदर्भ में सही है या नहीं है। तो पहला कहेंगे कि ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण स्वतंत्रता पूर्वक नहीं हो, अन्य ध्वनियों, अब अन्य ध्वनियाँ भी कौन सी, स्वर ध्वनियों की सहायता ली जाती हो, उन्हें व्यंजन कहा जाता है। नंबर 2, उच्चारण अवयव एक दूसरे को स्पर्श करते हो और उच्चारण देर तक नहीं कर सकते हैं, जबकि स्वरों में उच्चारण हम देर तक कर सकते थे। अगला हम कह रहे हैं कि वहाँ स्वरों में कह रहे थे कि मुख द्वार सदैव खुला रहता है, यहाँ हम कह सकते हैं कि मुख द्वार सदैव खुला नहीं रहता हो, तो उन वर्णों को व्यंजन वर्णों के नाम से जाना जाता है। मित्रों, हिंदी में व्यंजनों की संख्याएं 33 है, 33 व्यंजन है। कई जगह आप 35 पढ़ लेते हैं, वहाँ पर वो विद्वान ड और ढे जो 2 द्विगुणी वर्ण हैं उनको भी शामिल करते हैं। देखिएगा वो पूर्ण रूप में व्यंजन की तरह नहीं है, क्योंकि वो हिंदी के जो मूल 44 वर्ण उसमें शामिल नहीं है। अभी हम अलग अलग वर्गीकरण कर रहे हैं, पहले स्वरों की बात कर रहे थे, फिर अयोगवा की बात की, अब हम 33 व्यंजनों की चर्चा कर रहे हैं। तो हिंदी में व्यंजनों की संख्याएं कितनी हैं, 33 है। आप यहाँ लिख सकते हैं व्यंजनों की संख्या 33 है। कितनी है मित्रों, 33 है। और इनके उच्चारण स्थानों की संख्या, उच्चारण स्थानों की संख्या 5 है, यानी कि 5 अलग अलग उच्चारण स्थानों से हिंदी के व्यंजनों का उच्चारण किया जाता है। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ पूरी बात को। आज हम व्यंजन पढ़ रहे हैं, कॉन्सोनेंट्स जिसको अंग्रेजी में कहते हैं आप, ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण अन्य ध्वनियों अर्थात स्वरों की सहायता से हो, उच्चारण अवयव एक दूसरे को स्पर्श करते हो, उच्चारण देर तक नहीं किया जा सकता हो। व्यंजनों की संख्या हिंदी में कितनी है मित्रों, 33 है, और इनके उच्चारण स्थानों की संख्या 5 है। अगला आता है मित्रों व्यंजनों के उच्चारण स्थान, अर्थात कौन कौन से व्यंजन किस किस उच्चारण स्थान से उच्चारित किया जाता है। तो अगला हम चार्ट बना रहे हैं उच्चारण स्थान को लेकर के। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, मैं 1 सेकंड के लिए रुक रहा हूं। पिछली क्लास में कुछ विद्यार्थी मित्रों के सुझाव आए कि आप लोग सर स्क्रीनशॉट के लिए कुछ समय दीजिएगा, तो आप स्क्रीनशॉट ले लें इसका। आप चाहें तो लिख सकते हैं, अपने नोट्स बना सकते हैं। रफ कर दूं, ठीक है। अगला है मित्रों व्यंजनों के उच्चारण स्थान। हमने अभी पढ़ा है कि व्यंजनों के उच्चारण स्थानों की संख्या कितनी है, 5। व्यंजनों के उच्चारण स्थान, एक चार्ट हम बनाएंगे। उच्चारण स्थान, इस तरह से एक चार्ट बनाए आप लोग। एक कॉलम में हम लिखेंगे उच्चारण स्थान, उच्चारण स्थान लिख रहे हैं। यहाँ हमारे व्यंजन होंगे। इन व्यंजनों को मूलतः 3 भागों में विभाजित किया जाता है। स्पर्श व्यंजन, प्रश्न आता है अभी पिछली बार दिसंबर का जो आपका नेट का पेपर हुआ उसमें भी पूछा गया था कि व्यंजनों का मूलतः वर्गीकरण कितने आधार पर होता है। तो 3 आधारों पर वर्गीकरण किया जाता है। एक तो स्पर्श व्यंजन, दूसरा है अंतस्थ व्यंजन, और एक होता है ऊष्म व्यंजन। 3 वर्गीकरण होते हैं। हम उच्चारण स्थान के साथ साथ इनका वर्गीकरण भी पढ़ते जा रहे हैं। ये जो स्पर्श व्यंजन है
इनको वर्गीय व्यंजन भी कहा जाता है। वर्गीय व्यंजन हम लिख रहे हैं, देखिएगा बड़ा आराम से सीखेगा। हम लोग पढ़ रहे हैं व्यंजनों के उच्चारण स्थान। हमने अभी अभी लिखा कि हिंदी में व्यंजनों की संख्याएं कितनी है मित्रों, 33 है, और उनके उच्चारण स्थान कितने हैं, 5। इन जो 33 व्यंजन हैं जिनके 5 उच्चारण स्थान हैं, उन व्यंजनों को 3 आधारों पर वर्गीकृत भी करते हैं, स्पर्श या वर्गीय व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। पहला उच्चारण स्थान है कंठ। हमारे मुख विवर के आधार पर चलते हैं। सबसे पीछे कंठ, कंठ के बाद अगर आप आएंगे तो ऊपर की तरफ तालु, तालु से फिर नीचे की तरफ घूमेंगे तो मूर्धा, मूर्धा के बाद दांत और दांतों के बाद होठ। ये 5 उच्चारण स्थान है कंठ। पहला है कंठ। ये जो कंठ नामक उच्चारण स्थान है, इस कंठ नामक उच्चारण स्थान को कठोर तालु भी कहा जाता है। माफी चाहूंगा, कोमल तालु भी कहा जाता है। क्षमा चाहते हैं, इसको कोमल तालु भी कहा जाता है। देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछा गया है, क्योंकि सामान्य तौर पे हम कंठ तालु पढ़ते हैं। अब वहां पर पूछ लिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी कोमल तालव्य ध्वनि है, तो वहां ध्यान देना होगा। तो कंठ नामक उच्चारण स्थान को कोमल तालु भी कहा जाता है। दूसरा है तालव्य ध्वनि, जिसे कठोर तालु कहते हैं। कठोर तालु। अब इस तरह के प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है मित्रों। विश्वास दिला रहा हूं मैं आपको कि आपने अब तक 99% विद्यार्थियों ने इन दोनों शब्दों को कभी नहीं सुना होगा। कंठ उच्चारण स्थान सुना होगा, तालु सुना होगा, लेकिन कोमल तालु और कठोर तालु जैसे वर्णों का भी प्रश्न पूछा जाता है। फिर आता है मूर्धा, मूर्धन्य उच्चारण ध्वनियां। फिर है आपका दंत यानी दांत से उच्चारित होने वाले व्यंजन, और फिर है आपका ओष्ठ यानी होठों से उच्चारित होने वाले व्यंजन। हम हिंदी के 33 व्यंजनों की चर्चा कर रहे हैं, उनके उच्चारण स्थान पढ़ रहे हैं। सबसे पहला कह रहे हैं कंठ, जिसे कोमल तालु भी कहा जाता है। कौन कौन से वर्ण आएंगे, क वर्ग पूरा का पूरा, क, ख, ग, ग और की ध्वनि होती है। मित्रों शुद्ध व्यंजन को लिखने के लिए, शुद्ध व्यंजन अर्थात जिसको आप व्यंजन कह रहे हो उसे शुद्ध कहने की आवश्यकता नहीं है। व्यंजन, अगर कोई वर्ण व्यंजन रूप में लिखा जाता है तो उसके नीचे हल चिन्ह का प्रयोग करना होता है। यानी कि अगर आप वर्ण लिख रहे हैं, किसी भी वर्ण को, व्यंजन वर्ण को वर्ण की तरह प्रदर्शित कर रहे हैं, अक्षर की तरह नहीं लिख रहे हैं, तो उसके नीचे हल चिन्ह का होना आवश्यक है। यहाँ हम प्रत्येक के साथ ना लगा करके एक लाइन लिख देते हैं यहाँ पर कि व्यंजन को शुद्ध रूप में लिखने के लिए, व्यंजन को शुद्ध वर्ण रूप में, क्योंकि अगर आप बिना हल के लिखेंगे तो व्यंजन तो है लेकिन वर्ण रूप न होकर अक्षर रूप बन जाएगा। क्योंकि हमने पढ़ा है पिछली कक्षाओं में कि स्वरांत व्यंजनों को अक्षर कहा जाता है। तो हम यहां लिख सकते हैं व्यंजन को शुद्ध वर्ण रूप में लिखना हो तो उसके नीचे दाईं ओर, उसके नीचे दाईं ओर, देखिए बाएं से दाईं ओर हल चिन्ह जो होता है व्यंजन के दाईं ओर होता है, दाईं ओर हल चिन्ह, ये जो चिन्ह होता है उसको हल चिन्ह कहते हैं। हल चिन्ह का प्रयोग करना चाहिए, प्रयोग करना चाहिए। ये बात आप लिख लीजिएगा, हम अभी रफ करेंगे इसको, चार्ट में और बातें लिखनी होगी। देखिएगा व्यंजन को शुद्ध वर्ण रूप में लिखना हो तो उसके नीचे दाईं और हल चिन्ह का प्रयोग करना चाहिए। अर्थात जिस तरह यहाँ मैं लिख रहा हूँ, देखिएगा ये व्यंजन हम भले ही लिख रहे हैं लेकिन ये वर्ण रूप नहीं, क्योंकि अक्षर रूप है, यानी इस तरह लिखेंगे तो ये वर्ण रूप होगा। हम इस पूरे चार्ट में बार बार इसका प्रयोग नहीं करेंगे। हमने इस बात को समझ लिया है कि अगर किसी भी वर्ण को व्यंजन रूप में लिखना है तो उसके नीचे हल चिन्ह का प्रयोग कर लेना चाहिए। क वर्ग अंतस्थ में से कोई नहीं आएगा, उस में से एक ह व्यंजन होता है। हम ये उच्चारण स्थान लिख रहे हैं मित्रों, ध्यान दीजिएगा। फिर च वर्ग, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प,
फ, ब, भ और म। य, र, ल, व, तालव्य श, मूर्धन्य श, दंत्य श। देखिएगा, अब इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। हम पढ़ रहे हैं व्यंजनों के उच्चारण स्थान। उच्चारण स्थानों की संख्याएं कितनी है? 5। कौन कौन से? कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ। अब यहां देखिएगा, क वाली पूरी लाइन यानी क वर्ग, इसलिए हमने इसको वर्गीय व्यंजन का, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रश्न आता है कौन सा एक वर्गीय व्यंजन है या नहीं है, कौन सा अंतस्थ है, कौन सा ऊष्म व्यंजन है, कौन सी कंठ्य ध्वनि है, कौन सी कोमल तालव्य ध्वनि है, कौन कठोर तालव्य ध्वनि है। ये दोनों शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है मित्रों, वेरी मस्ट इंपॉर्टेंट है। बार बार परीक्षक विद्यार्थियों को भ्रमित करने के लिए इस प्रकार के प्रश्न करता है। कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा, इस पर पूरा ध्यान दीजिएगा। कंठ नामक उच्चारण स्थान को कोमल तालु भी कहा जाता है। क पूरा का पूरा वर्ग और ह का उच्चारण स्थान कंठ है। यानी अब आपसे मैं ये पूछूं कि हिंदी में कंठ्य व्यंजनों की संख्या है, तो आप उत्तर क्या देंगे? 5 और 1 6 देंगे। अब प्रश्न है कि कंठ्य क्यों है? हमने पिछली क्लास में स्वरों के दौरान भी पढ़ा कि किसी भी चीज को रटना नहीं है बल्कि समझना है। अब वर्णों के उच्चारण की बात कर रहे हैं, यानी उच्चारण करते समय जो आपका उच्चारण अवयव सक्रिय है वही, अर्थात स्पर्श कर रहा है, वही उसका उच्चारण स्थान होगा। आप इस क वाली लाइन को बोल करके देखिएगा, क, ख, ग, घ, की ध्वनि है। देखो मित्रों, बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्टली विद्यार्थी इसको ड़ पढ़ते हैं, ये ड़ नहीं है। इसका सही प्रोनाउंसिएशन होता है, उच्चारण होता है की ध्वनि। क, ख, ग, घ, अगर आप ड़ बोलेंगे तो जीवा आगे से स्पर्श कर रही है। क, ख, ग, घ, और ह, इन 5 ध्वनियों को कंठ्य ध्वनि कहा जाता है। सामान्यतः क्या होता है, ये ड़ इसलिए हम लोग सीख गए हैं, कई इस छोटे बच्चों को जो पढ़ाया जाता है तो इनसे क्या है कि शब्द आरंभ नहीं होते। जैसे क से हम कबूतर कह दें, खरगोश कह दें, ग से गमला, ग से गड़ी, से कोई शब्द नहीं होता है। तो टीचर्स छोटे बच्चों को, क्योंकि वो छोटे बच्चे इतनी चीज़ें रट नहीं सकते सीधे सीधे, इसलिए उनको लयात्मक तौर पे, कहानी के तौर पे सिखाया जाता है कि क से कबूतर, ख खरगोश, ग गाय, ग गमला, ग गड़ी। अब इससे कोई शब्द नहीं, इसलिए उन्होंने बोल दिया अणमण खाली, अथवा अणमण कुछ नहीं। देखिए, ये न तो अणमण है नहीं अड़ है, बल्कि इसका सही प्रोनाउंसिएशन क्या होता है? होता है, क्योंकि के वर्ग का 5वां वर्ण है। बहुत काम आता है जब आप वर्ण विच्छेद करते हैं। अभी मैं आपको सिखाऊंगा यहाँ पर वर्ण विच्छेद कैसे किया जाता है, साथ साथ हम सीखेंगे। वर्ण विच्छेद में बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये पंचम वर्ण जो है, इसका सही उच्चारण होगा क, ख, ग, घ, अब ये तो क्या है कि हमने भाई बात को बताया था, धीरे धीरे भाषा क्या है, कठिनता सरलता की ओर आती है। देखिए, एक युग था जब इस तरह बोला जाता था, क से कबूतर को ककोरे कोड को, खगोरे खाजुल्यो, गगोरी गाय, गगोर गोगाजी को गाटुल्यो, अडोरे भाकड़ो। यानी वहाँ भाषा थोड़ी अलग रूप में थी, इसलिए उस भाषा और परिवेश के लोग उसको उसी तरह बोलते थे। ककोरे कोड को, खगोरे खाजुल्यो, गगोरी गाय, गगोर गोगाजी घाटुल्यो अर्थात घड़ो, और अडोरे भाकड़ो, यानी इससे कोई शब्द नहीं इसलिए अडोरे भाकड़ो कह दिया। अब जब जैसे जैसे भाषा परिवर्तित होती गई, आप और हमारा युग जब आया पढ़ने का, तब इस तरह पढ़ा जाता था, क से कबूतर, ख खरगोश, ग गमला, ग गड़ी, अनमने कुछ नहीं। अब थोड़ा मिशनरी ट्रेंड आया है, बच्चे थोड़े स्मार्ट हो गए हैं, टीचर्स थोड़े और स्मार्ट हो गए हैं, है ना, तो थोड़े बोलने का ट्रेंड बदला है। क से कबूतर भोला भाला, ख से खरगोश दौड़ लगाता, घे से गमला पौधा लगाते, घ से घड़ी समय बताती, अने से खाली। आज भी उसे खाली इसलिए कह रहे हैं कि इससे शब्द आरंभ नहीं होता है ना, इसलिए इसको इस तरह बोला जाता है। सही उच्चारण इसका ध्यान में रखिएगा। फिर है तालु उच्चारण स्थान। देखिए, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर मैं आपसे वापस रिपीट कर रहा हूँ, क पूरा का पूरा वर्ग, इसीलिए हम इसको वर्गीय व्यंजन कह रहे हैं। देखिए, क से लेकर तक 5 वर्ग केवल कहां से उच्चारित हो रहे हैं? कंठ से हो रहे हैं, इसलिए इनको वर्गीय व्यंजन कह रहे थे। हम ऊपर देख रहे हैं, देखिएगा, ये वर्गीय व्यंजन है, 25 वर्गीय व्यंजन होंगे, अभी मैं और विस्तार से चर्चा कर रहे हैं। फिर दूसरा आता है तालव्य उच्चारण स्थान। तालु नामक उच्चारण स्थान को कठोर तालु भी कहा जाता है। च वाले पूरे वर्ण, च, छ, ज, ज, य और श, शिव जी वाला, शिव जिसको आप कहते हैं शिव, श। देखिए, इनके उच्चारण में थोड़ा अंतर आता है। इसको बोलते समय ध्वनि तीनों ही शय की तरह ही है, लेकिन तीनों ध्वनि में थोड़ा अंतर है।
इसको जब बोलते हैं तो जिह्वा तालु की तरफ जाएगी, इसको जब बोलोगे तो जिह्वा मूर्धा पर जाएगी, और इसका जब उच्चारण करोगे तो जिह्वा दांतों पर स्पर्श करती है। श स स, इस तरह इसका उच्चारण होता है। फिर आता है मूर्धन्य, यानी ट वाली पूरी लाइन, ट ठ ड ढ ण, इस पर बहुत ध्यान दीजिएगा। देखिए हूं है, ये ञ और ये ण है, सही उच्चारण होता है। जैसे पांच, पंचम वर्ण लिखते हैं ना, पांच, प और च के बीच में च का पांचवा वर्ण, ट ठ ड ढ ण र और स। फिर आता है दंत्य, तय वाली पूरी लाइन का उच्चारण स्थान दंत है, यानी इनका जब हम उच्चारण करते हैं तो जिह्वा दांतों को स्पर्श करती है। देखिए आप बोल के देखिएगा, त थ द ध न ल स, यानी इन वर्णों को जब आप बोलेंगे तो जिह्वा दांतों को स्पर्श करेगी, इसलिए इनको दंत्य ध्वनियां कहा जाता है। और ओष्ठ यानी होंठ, प वर्ग और व का उच्चारण स्थान मित्रों होठ है, अर्थात इन वर्णों का उच्चारण करते समय होंठ सक्रिय रहते हैं, प फ ब भ म और व, इसलिए इनको ओष्ठ्य ध्वनियों के नाम से जाना जाता है। अगला है मित्रों देखिएगा, अब आता है क से लेकर के म तक के 25 वर्णों को स्पर्श या वर्गीय व्यंजन कहा जाता है। स्पर्श इसलिए कहते हैं कि क से लेकर के मैं तक के जो 25 व्यंजन है ये कहीं न कहीं अपने अपने उच्चारण स्थानों को पूरी तरह से स्पर्श कर लेते हैं, इसलिए इन 25 वर्णों को स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। जब आप एग्जाम में जाते हैं तो वहां से प्रश्न बनता है, यहां से लेकर के निम्नलिखित में से कौन सा एक स्पर्श व्यंजन नहीं है, वो इन 33 में से क्या करेगा, 3 व्यंजन यहां से देगा, 1 व्यंजन यहां से दे दिया, और उसे अगर कठिन प्रश्न बनाना है तो वो समूह बना देगा कि किस विकल्प के सभी व्यंजन स्पर्श व्यंजन है। अब वो प्रत्येक विकल्प में 4-4, 5-5 वर्ण रखेगा। एक ऐसा विकल्प है जिसमें सारे यहाँ से लिए गए, एक एक यहाँ से उठा लिया, और बाकी 3 में कहीं न कहीं इनमें से एक एक वर्ण दे देता है। तो इस तरह के प्रश्न भी पूछे जाते हैं। कैसे मैं तक के 25 वर्ण क्या है, स्पर्श व्यंजन है। इन्हीं व्यंजनों को वर्गीय क्यों कह रहे हैं, ये बात रह गई, समझिएगा इसको। वर्गीय इसलिए कह रहे हैं कि कैसे लेकर के हूं, यानी 5 वर्णों का एक ही वर्ग है, कौन, कंठ। इन 5 का वर्ग तालु, इन 5 का वर्ग मूर्धा, इन 5 का वर्ग दंत और इन 5 का वर्ग ओष्ठ है। लेकिन यर लव जो क्रमबद्धता के आधार पर इसके बाद आएंगे, म के बाद यहाँ उच्चारण स्थान लिखा हमने, ये इनका क्रम नहीं है मित्रों, ध्यान दीजिएगा, इस पर पूरी तरह से कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा। ये हमने उच्चारण स्थान लिखे हैं क्रमबद्धता के आधार पर, तो यहाँ म के बाद आएंगे यर लव। और ये जो अंतस्थ व्यंजन, इनके भी 2 क्रम होते हैं, उत्पत्ति क्रम और प्रक्रिया क्रम, हम चर्चा करेंगे अभी। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या 4 और उष्म व्यंजनों की संख्या भी 4। स्पर्श और वर्गीय किस क्यों कहते हैं, समझ में आ गया होगा। अपने अपने उच्चारण स्थानों को पूरी तरह कैसे देखेगा, मैं बोल रहा हूं, कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा। प फ ब ब म, लेकिन जब व बोलेंगे तो होठ तो काम कर रहा है लेकिन पूरी तरह से स्पर्श नहीं करते हैं। माना कि वह का उच्चारण स्थान ओष्ठ है लेकिन पूरी तरह स्पर्श नहीं करता, इसलिए ये स्पर्श व्यंजन कहलाएंगे। साथ ही साथ इनको वर्गीय भी कहते हैं। इन 4 व्यंजनों को य र ल व को अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। अंतः प्लस थ संधि से बना हुआ शब्द है। अंतः का मतलब भीतर, थ का मतलब स्थान, यानी आंतरिक स्थान, मुख के भीतर जो उच्चारण स्थान है, अर्थात जो स्वर और व्यंजन है उन दोनों के मध्य उच्चरित होने के कारण इनको अंतस्थ व्यंजन भी कहा जाता है। य र ल वे। अब आपसे पूछ ले कि अंतस्थ व्यंजनों की संख्याएं कितनी है, तो कितने करोगे, 4 करेंगे। इन 4 वर्णों को श, स, श और ह को ऊष्म कहा जाता है। मित्रों, ऊष्म का शाब्दिक अर्थ है गर्म। ये हिंदी के 52 वर्णों में से 4 ऐसे वर्ण हैं जिनका उच्चारण करते समय मुख विवर से, अर्थात श्वसन तंत्र से उठने वाली हवा जब मुख द्वार से बाहर आती है तो इनकी जो हवा है, प्राण जो है वो उष्मित अर्थात गर्म होकर के बाहर आती है, इसलिए इन वर्णों को ऊष्म व्यंजन भी कहा जाता है। समझिएगा, उच्चारण स्थान की कहानी अलग है, ये वर्गीकरण है इनका अलग 3 आधारों पर। स्पर्श व्यंजन,
अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन बहुत इंपॉर्टेंट है मित्रों। देखिए सर्दी का जब मौसम होता है तो मानव जीवन चाहे कितना भी पढ़ा लिखा है, कितना भी स्टैंडर्ड है, जब उसे ठंड लगती है तो वो कैसे करता है, यानी श और ह की ध्वनि उच्चारित करता। कितना ही बड़ा राष्ट्रपति के स्टैंडर्ड का आदमी है, उसके भी अगर अपने पर्सनल रूप में ठंड लग रही है ना तो वो भी कक 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 च च च नहीं करेगा। आप में से कोई करता है क्या? ऐसे नहीं करता है, क्योंकि स्वाभाविक प्रक्रिया है कि जब स और ह का उच्चारण होता है तो उस समय श्वसन तंत्र से उठने वाली हवा उष्मित रूप में बाहर आती है, और वहाँ सर्दी के मौसम में हमें उष्मा की आवश्यकता होती है, गर्मी की आवश्यकता होती है, इसलिए हम श इस तरह करके उष्मित हवा अर्थात गर्म हवा लेते हैं, इसलिए इन वर्णों को ऊष्म व्यंजन के नाम से जाना जाता है। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, व्यंजनों की संख्याएं 33, उच्चारण स्थान 5। कर्म नामक उच्चारण स्थान को कोमल तालु भी कहा जाता है। वेरी मस्ट इंपॉर्टेंट है विद्यार्थियों। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अधिकांश विद्यार्थी इस बात को पहली बार सुन पढ़ समझ रहे हैं। क वर्ग पूरा और ह, अर्थात अब आपसे प्रश्न करूं कि हिंदी में कंठे व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो मित्रों आपका उत्तर क्या होगा? 5 होगा। लेकिन मैं आपसे पूछूं कि कंठे वर्णों की संख्या कितनी है, तो उत्तर क्या होगा? 7 होगा, क्योंकि अ और आ भी तो कंठे वर्ण है मित्रों। देखिएगा, वर्ण पूछे तो स्वर और व्यंजन दोनों बताना है, और व्यंजन पूछे तो केवल व्यंजन, और केवल स्वर पूछे तो केवल स्वर बताना है। जैसे मैं पूछूं कि कंठे स्वर कितने हैं तो आप कहेंगे 2, कंठे व्यंजन कितने हैं साहब? 6 हैं, और 2 इसमें मिला दिए तो कितने हो गए? 8 हो गए। समझ आता हूँ है ना, 5 और 1 6 और 2 8। समझ आता हूँ, मैंने पहले 7 बोल दिए होंगे। कंठे व्यंजनों की संख्या 5 और 1 6, और 2 क्या हो गए? स्वर, तो कितने हो गए? 8 हो गए। समझ आता है ना। अब आपसे पूछे कि तालव्य व्यंजन कितने हैं, तो 5 और 2 7, लेकिन पूछूं कि तालव्य वर्ण कितने हैं, तो आप क्या कहेंगे? 9 है, क्योंकि 2 स्वर भी होते हैं, ई और ई। तो इस तरह ध्यान दीजिएगा मित्रों, प्रत्येक प्रश्न को गंभीरता से समझना चाहिए। वो वर्ण पूछ रहा है तो वर्णों में स्वर और व्यंजन दोनों शामिल होते हैं। केवल व्यंजन वर्ण पूछता है तो व्यंजन वर्ण बताने हैं, और स्वर वर्ण पूछ रहा है तो स्वर वर्ण बतलाने होंगे। समझ रहे कहानी को? ये ध्यान दीजिएगा इस पर पूरी तरह से। अब आपसे पूछे कि स्पर्श व्यंजन कितने हैं? 25, अंतस्थ कितने हैं? 4, ऊष्म कितने हैं? 4, व्यंजनों को उच्चारण स्थानों की संख्या कितनी है? 5। कंठ और कोमल तालु समझ में आ गया। तालु और का ही दूसरा नाम कठोर तालु के नाम से जाना जाता है। अब ये जो अंतस्थ व्यंजन है मित्रों, इनके 2 क्रम चलते हैं। ये जो अंतस्थ व्यंजन हम पढ़ रहे हैं, य र ल व, ये 2 क्रम से चलते हैं। एक तो प्रक्रिया क्रम और एक उत्पत्ति क्रम। संस्कृत में आप लोग इसको उत्पत्ति क्रम के आधार पर पढ़ते हैं। संस्कृत में आप इसे उत्पत्ति क्रम से पढ़ते हैं। किस क्रम से मित्रों? उत्पत्ति क्रम से। जबकि हिंदी में प्रक्रिया क्रम से, यानी किस प्रक्रिया से काम में लिए जाते हैं, तो ये आपका प्रक्रिया क्रम है, य र ल व। जबकि संस्कृत में जो उत्पत्ति क्रम पढ़ते हैं उसमें थोड़ा इनमें चेंज होता है, य व र ल, य व र और ल, इस तरह चलेगा। ये इसका उत्पत्ति क्रम है संस्कृत में, य व र और ल। जबकि हिंदी में ये य र ल व के क्रम से प्रयोग किए जाते हैं। थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप लोग। हालांकि इसका आपसे हिंदी से कोई संबंध नहीं है, इस प्रकार का प्रश्न नहीं आता है, फिर भी आपको पता होना चाहिए कि उत्पत्ति क्रम और प्रक्रिया क्रम में अंतर क्या है, क्योंकि हिंदी में जो क्रम चलता है वो यही चलता है। ये बात इसलिए कह रहे हैं कि जब शब्दकोश के शब्दों का क्रम वाला प्रश्न आता है तो वहां आपको इसकी जानकारी होनी चाहिए। ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि मान लीजिए एक शब्द लिख दिया यज्ञ, एक शब्द लिख दिया रक्षा, एक आपका लिख दिया लखन, एक आपका लिख दिया वकील, और यहां आपसे अगर इनको क्रम से जमाने के लिए कहा जाए तो फिर आपको ये प्रक्रिया क्रम न कर करके आपको ये क्रम ध्यान में रखना होगा। य र ल व, तो आपको पता है कि 1 नंबर पे ये होगा, नंबर 2 पे ये होगा, नंबर 3 पे ये होगा, और नंबर 4 पर ये होगा। आपको इसका ध्यान रखना होगा। समझ मित्रों कहानी। अगला आता है मित्रों, ये जो वर्ण है आपने अभी उच्चारण स्थान पढ़े हैं। अभी मैं आपसे प्रश्न करूं, अगर मान लीजिए कि ह का उच्चारण स्थान क्या, तो आप क्या कहेंगे? कंठ कहेंगे। किंतु ये जो ह ध्वनि है इसको काकल्य भी कहा जाता है। मैं यहाँ लिख रहा हूँ काकल्य, या
अली जिह्वा भी कहा जाता है। ये जो ह नामक ध्वनि है उसको काकल्य या अली जिह्वा भी कहा जाता है। और बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है यहाँ पर, प्रश्न को गंभीरता से सुनिएगा। मैं आपसे पूछूं कि ह का उच्चारण स्थान क्या है, उच्चारण स्थान, तो आप उत्तर देंगे कंठ अथवा कोमल तालु है। लेकिन मैं सीधा प्रश्न कर दूं कि ह ध्वनि ह ए, कंठ ब, काकल्य, तो आप प्राथमिकता किसको देंगे? काकल्य को देंगे। नहीं, यहाँ पर ये पूछना चाहता कि ये क्या है, अर्थात अगर उच्चारण स्थान पूछा जाए तो आप कंठ करेंगे, लेकिन क्या है ये कहेंगे, और वहां पर कंठ और काकल्य दोनों आ गया तो प्राथमिकता मित्रों किसको दोगे? काकल्य को दी जाती है। काकल्य का मतलब हमारा जो काकल भाग है, क्योंकि ह का जो उच्चारण होता है मित्रों वो काकल भाग से होता है। अली, अली यानी सहेली, पास, निकट, जीवा न जीभ, यानी कि काकल ऐसा उच्चारण स्थान है जो जीभ के सबसे निकटतम रहने वाला भाग है। आप लोगों ने देखा होगा कि जब आप पानी वगैरह कुछ पीते हैं या खाना वाना खा रहे हैं, उस समय एकदम से कई बार हम लोग खाना ऊपर जब तेज खा लिया, पानी ऊपर से पी लिया, तो वहाँ पर ध्वनि निकलती है वो ह की तरह ध्वनि। ऐसा इसलिए होता है कि जीवा काकल भाग को स्पर्श करने लग जाती है, इसलिए ह को काकल्य या अली जीवा भी कहा जाता है। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पिछली परीक्षाओं में भी इसके प्रश्न आते रहे, विद्यार्थी वहाँ भ्रमित हो जाता है, पढ़ के तो जाता है कि काकल्य भी होता है और कंठ भी होता है। परीक्षक ने कुछ भी नहीं कहा, सीधा प्रश्न पूछ लिया कि है क्या है, और वहां पर कंठ और काकल दोनों आया तो आप प्राथमिकता किसको दोगे? काकल्य को दोगे। लेकिन इस तरह कहा कि उच्चारण स्थान क्या है, तो फिर काकल भले ही क्यों ना हो, पहले क्या करोगे? कंठ करना है। उसी तरह से वर्तस्य वर्ण होते हैं, वर्तस्य, देखिएगा वर्तस्य, वर्तस्य का शाब्दिक अर्थ होता है मित्रों मसूड़े। न स ल को, न स ल, हालांकि इनका क्रम न ल से है, देखिएगा न ल से, इस तरह के उच्चारण स्थान की हम बात कर रहे हैं। हालांकि व्यंजनों के क्रम के मुताबिक इस म के बाद यरलव होगा, फिर श होगा। यहाँ हमने केवल उच्चारण स्थान पढ़ा है। न स ल याद रखने के लिए तरीका बेहतर करा दिया कि नस्ल, यानी याद रह जाएगा। इन वर्णों को वर्तस्य वर्ण भी कहा जाता है। ये आपका पटवार 2011 में प्रश्न पूछा गया, 11 या 12 में जब भी पटवार हुआ था, रेवेन्यू बोर्ड करा रहा था उस समय, उसके बाद तो अधीनस्थ बोर्ड एग्जाम कराने लग गया पटवार का। उसमें ये प्रश्न पूछा गया था कि न ह, प्रश्न देखिएगा, न ह ए दंत ब वर्तस, और दोनों विकल्प हैं। अब आप एक तरफ तो देख रहे हैं कि न का उच्चारण स्थान दंत है, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि वर्तस्य ध्वनि है। प्रश्न ये है कि आप क्या करेंगे? स्थिति वही की वही है जो हमने ह के बारे में आपको समझाने का प्रयास किया कि अगर उच्चारण स्थान पूछे तो ह का उच्चारण स्थान क्या था? कंठ था। लेकिन कॉमन प्रश्न कर दिया कि ह क्या है, वहां पर कंठ और काकल्य दोनों हैं तो प्राथमिकता काकल को देनी है। ठीक यही स्थिति इन वर्णों के लिए होगी कि इनके उच्चारण स्थान अगर आपसे पूछे कि न का उच्चारण स्थान क्या है, दंत कहोगे, से का क्या है, दंत कहोगे, ल का क्या है, दंत कहोगे। लेकिन ऐसे पूछ लिया कि न है, तो वहां मित्रों ध्यान रखना, दंत और वर्तश दोनों हो तो प्राथमिकता वर्तस्य ध्वनियों को दी जाती है। वर्तस्य का शाब्दिक अर्थ है मसूड़े। ऐसा इसलिए कह रहे हैं मित्रों कि आपका जो न ल स है, इसका उच्चारण तो दंत से ही होता है, किंतु दांत के उस भाग को जीवा स्पर्श करती है जहां पर मसूड़े होते हैं। अर्थात उच्चारण तो दंत से ही हो रहा है, लेकिन दंत के उस भाग से होता है जिस भाग पर मसूड़े भी होते हैं। मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं मित्रों। देखिएगा यहाँ पर मैं आपके ऊपर के एक दांत का आकार बना रहा हूँ, एक दांत को, है ना। ड्राइंग थोड़ी अच्छी नहीं है, हंसिएगा मत मित्रों, है ना, बात को समझने पर कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा। देखो ये जैसे मान लीजिए आपका ऊपर का एक दांत है, थोड़ा बड़ा बना रहा हूं। अब क्या होता है, ये दांत इतना है आपका, यहां से लेकर के यहां तक का दांत है। अब आधा दांत तो आपका खुला है और आधा दांत आपका मसूड़े में। आप देखिएगा, मैं बता रहा हूं आपको वीडियो में, ये मेरा दांत है। अब ये आधा दांत खुला, आधा दांत मसूड़े में है, यानी यहां से यहां तक दांत है, लेकिन दांत का कुछ हिस्सा मसूड़े में एडजस्ट है, उसमें फेविकोल से चिपका हुआ तो है नहीं, मसूड़े में फिट हो रखा है। अब आप जब तय वाली लाइन को बोलेंगे तो देखिएगा, मैं इस तय वाले लाइन का उच्चारण कर रहा हूं, बोर्ड पर कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा। त, आप जब त बोल रहे हैं तो आपकी जीभ देखिए यहां पर आ रही, बिल्कुल सीधी दांत के निचले हिस्से पर, त त।
आप कितना ही गति से बोले त जीभ ऊपर नहीं जाएगी, दांत के इस निचले हिस्से पर यहां पर है, यानी उच्चारण दांत से हो रहा है। और इसीलिए आप लोग देखते हो मित्रों, ये सबसे दांत के निचले वाले हिस्से पर रहती है, यानी ऊपर वाले दांत और नीचे वाले दांत के बिल्कुल पॉइंट पर त त त। और इसीलिए कई बार क्या होता है, हम लोग बहुत तीव्र गति से बोलते हैं ना, तो कई बार आप लोगों ने देखा होगा जीभ कट जाती है। उसका कारण क्या होता है, जीभ त वाले वर्ग में, ते वर्ग में ऐसा होता है, जीभ दांत के सबसे नीचे वाले हिस्से पे आती है और हम लोग बहुत गति से बोलते हैं। और बोलते समय हम लोग कई बार हकला जाते हैं या बोलने का कॉम्बिनेशन बिगड़ जाता है, मन से विचार कुछ और होता है और हम लोग बोल कुछ और जाते हैं। उस स्थिति में कॉम्बिनेशन नहीं बन पाता है और जीवा थोड़ी आगे निकल जाती है, ऊपर से ढक्कन लग जाता है और आगे से जीभ कट जाती है। फिर आप लोग यूँ करते हैं इस तरह ना, ध्यान दीजिएगा। तो तय का उच्चारण कहाँ से हो रहा है, दांत से देखिएगा। फिर आप बोलेंगे थ, जीवा यहाँ आ गई, थोड़ी और ऊपर चलेगी, त थ द, जीवा और ऊपर चली गई, ध, जीवा और ऊपर चली गई। बोल करके देखिएगा, जीभ पूरी तरह से खुले दांत पर जा रही है, त थ द ध। लेकिन जैसे ही आप न बोल रहे हैं, जीभ यही दांत पर आ रही है, लेकिन दांत के उस सिरे पर है मित्रों जहां पर मसूड़ा है, इसीलिए उसको वर्तस्य ध्वनि के नाम से जाना जाता है। प्रश्न इंपॉर्टेंट है। हम क्लासों के दौरान, सभी वीडियोस के दौरान महत्वपूर्ण हमारा यही बल रहता है कि हम लोग परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों पर भी चर्चा करते रहें, क्योंकि प्रश्नों का ट्रेंड लगभग वही रहता है, कुछ परिवर्तन उसमें होते रहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा मित्रों। अगली कहानी आती है मित्रों व्यंजनों के वर्गीकरण। अगर आपसे पूछे कि व्यंजनों का मूल वर्गीकरण कितना है, तो 3 है। 3 में कौन कौन सा बताएंगे आप लोग? पहला बताएंगे स्पर्श। स्पर्श की संख्या कितनी है? 25। वर्गीय पूछे तो भी 25। प्रश्न कैसे आएगा, बात समझ में आ गई होगी, कौन सा एक वर्गीय है या नहीं है। कंठ्य वर्ग के प्रकार और वर्गीकरण, जिस प्रकार से हमने स्वरों का 4 अलग अलग आधारों पर वर्गीकरण पढ़ा, उच्चारण अवधि के आधार पर, होठों की आकृति के आधार पर, जिह्वा की स्थिति के आधार पर और मुख की स्थिति के आधार पर, उसी तरह व्यंजनों के भी 2 वर्गीकरण होते हैं। पहला है अभ्यंतर प्रयत्न के आधार पर। अभ्यंतर प्रयत्न के आधार पर, अभ्यंतर प्रयत्न के आधार पर, ये स्वर व्यंजनों का पहला वर्गीकरण है मित्रों, अभ्यंतर प्रयत्न के आधार पर। अभ्यंतर का शाब्दिक अर्थ है वस्तु का भीतरी भाग। वस्तु का भीतरी भाग, ये अभ्यंतर का शाब्दिक अर्थ है। किसी भी वस्तु का भीतरी भाग, या हम कह सकते हैं अंतःकरण कह सकते हैं, अंतःकरण कह सकते हैं। ये अंतःकरण शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है मित्रों, शब्द शुद्धि में आता है, इसको शुद्ध लिखना आवश्यक है। कुछ शब्द होते हैं, हम संधि के दौरान आगे चर्चाएं करेंगे। अंतः क्रिया, अंतः पूर्व, अंतः कतः, पुनः प्रेषण, अंतःकरण, है ना। ये इस प्रकार के शब्द हैं जो शब्द शुद्धि में पूछे जाते हैं, क्योंकि इनको हम लोग एक सिरोरेकार से लिख देते हैं, विसर्ग का प्रयोग नहीं करते हैं, संधि कर देते हैं कई बार। अथवा हम कह सकते हैं भीतरी। ये शाब्दिक अर्थ है मित्रों किसके? अभ्यंतर के। अब हम जो पढ़ रहे हैं व्यंजनों का वर्गीकरण पढ़ रहे हैं, पहला आधार पढ़ रहे हैं अभ्यंतर प्रयत्न के आधार पर। प्रश्न है कि अभ्यंतर प्रयत्न क्या है? तो अभ्यंतर का अर्थ है मित्रों वस्तु का भीतरी भाग या अंतःकरण और भीतरी। अब यहाँ हम वस्तु की चर्चा नहीं कर रहे हैं, हम तो वर्णों की चर्चा कर रहे हैं। वर्ण हम बोलते हैं, अब हम बोल रहे हैं तो हमारे लिए यहाँ वस्तु से अभिप्राय क्या है? हमारा मुख विवर जो है, हमारे उच्चारण स्थान जो है, उसके भीतरी भाग की चर्चा हो रही है। यानी कि जब हम व्यंजनों का उच्चारण करेंगे तो मुख द्वार के भीतर, क्योंकि यहाँ हम वस्तु की चर्चा नहीं कर रहे हैं, यहाँ वर्णों की। तो वर्णों के संदर्भ में वस्तु का मतलब है कि मानव जीवन, यानी हमारा उच्चारण स्थान। अर्थात जब हम व्यंजनों का उच्चारण करेंगे उस समय हमारे मुख विवर के भीतर, अर्थात अंदर की तरफ जो उच्चारण अवयव है, कंठ है, तालु है, मूर्धा है, दंत है, औष्ठ है, ये एक दूसरे को किस तरह से स्पर्श करते हैं, अर्थात भीतर किस प्रकार की क्रियाएं होगी, उसे अभ्यंतर प्रयत्न कहा जाता है। पारिभाषिक तौर पर यूं कह सकते हैं कि जब हम व्यंजनों का उच्चारण करते हैं तो मुख द्वार के भीतर उच्चारण अवयव एक दूसरे के साथ जो सहयोग करते हैं, कोऑपरेटिव की जो
भाव निभाते हैं वो कैसा होता है, अर्थात उनके बीच में जो प्रयत्न होता है, जो प्रयास होता है, क्या बहुत तेज होता है, हल्के हल्के स्पर्श कर रहे हैं, अथवा जीवा लुढ़क रही है, या जीवा व्यंजन का झटके से उच्चारण कर रही है, आदि आदि क्रियाओं को अभ्यंतर प्रयत्न के नाम से जाना जाता है। और इस अभ्यंतर प्रयत्न के आधार पर मित्रों व्यंजनों के 8 वर्गीकरण किए जाते हैं, अर्थात 8 भेद होते हैं। पूछा जाता है अभ्यंतर प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण कितने प्रकार से होता है, तो आप कहेंगे 8 प्रकार से किया जाता है। पहला है मित्रों 8 में से सबसे पहला स्पर्शी व्यंजन। सबसे पहला लिख रहा हूं मित्रों स्पर्शी व्यंजन। स्पर्शी, इस स्पर्शी को स्पृष्ट भी कहा जाता है। स्पर्शी या स्पृष्ट व्यंजन, इनको स्फोटात्मक व्यंजन भी कहा जाता है। इन्हीं व्यंजनों को स्फोटात्मक, नया शब्द सुन रहे हैं आप लोग विद्यार्थियों, स्फोटात्मक व्यंजन भी कहा जाता है। अब प्रश्न है कि अभी थोड़ी देर पहले हमने एक शब्द की चर्चा की थी स्पर्श, और यहां कह रहे स्पर्शी। देखिए थोड़ा सा अंतर है। स्पर्श का मतलब है छूना, कितना ही छू ले, और स्पर्शी का मतलब है पूरी तरह से छूने वाले। यानी कि इन 33 व्यंजनों में से ऐसे व्यंजन जो अपने अपने उच्चारण स्थानों को पूरी तरह से स्पर्श करते हो। देखिए 2 तरह से स्पर्श होता है, एक तो ये भी स्पर्श और एक ये स्पर्श है। 2 तरह के, जैसे मैं श्वेत पट पर रख रहा हूं, ये यहां पर भी मैंने बोर्ड को स्पर्श किया और एक यहां पर भी स्पर्श कर रहा हूं। ये दोनों में अंतर है। जो अपने अपने को छू लेते हैं वो स्पर्श थे, और स्पर्श की संख्याएं कितनी थी? 25 थी। लेकिन आपसे पूछे कि स्पर्शी या स्पृष्ट अथवा स्फोटात्मक व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो उसका उत्तर होगा मित्रों 16। कौन कौन से हम अभी चर्चा कर रहे हैं। परिभाषा क्या होगी? ऐसे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय उच्चारण अवयव एक दूसरे को पूरी तरह स्पर्श करते हो, उन्हें स्पर्शी व्यंजन कहा जाता है। स्पर्शी व्यंजनों की संख्या मित्रों 16 है। ये 16 कौन से हैं? जो आपके स्पर्शी व्यंजन थे 25 में समझा रहा हूं। क से लेकर के जो म तक, देखिए के 5, फिर आप पढ़ रहे थे च वर्ग के 5 जो स्पर्श पढ़ रहे थे आप लोग, ट के 5, त के भी 5 और प के भी 5, यहाँ तक ये जो आपका म था, यानी क से लेकर के म तक की चर्चा कर रहे हैं हम लोग। उसके बाद आपका यरलव होता है ना। तो क से म तक के जो 25 व्यंजन हैं उसमें से एक तो 5 पंचम वर्ण इसमें शामिल नहीं होते, और एक आपका च वर्ग इसमें शामिल नहीं होता है। यानी कि अब जो बच गए क ख ग ग ट ठ ड ढ त थ द ध प फ ब और भ, ये 16 व्यंजन स्पर्शी व्यंजनों के नाम से जाने जाते हैं। यानी आप यूँ कह सकते हैं कि क से लेकर म तक के जो 25 स्पर्श व्यंजन हैं उनमें से च वर्ग पूरी तरह से और 5 पंचम वर्ण। तो मित्रों देखिएगा 5 तो इधर से हो गए और 4 इधर से हो गए, क्योंकि एक 2 बार आ रहा है। तो 5 और 4 9 कम हो गए, तो 25 में से 9 गए तो कितने बचे? ये 16 व्यंजनों को स्पर्शी व्यंजन कहा जाता है। इंपॉर्टेंट ये है कि प्रश्न कैसे बन सकता है। तो मित्रों जैसे हमने कहा कि स्पर्श निम्नलिखित में से कौन सा स्पर्श है या नहीं है, तो आपको वहां पर उन 25 में से कोई एक देगा या नहीं देगा। उसी तरह यहां से भी पूछ सकता है कि कौन सा एक स्पर्शी नहीं है, और परीक्षक इस तरह लिखेगा क च द ब। अब आपसे कहेगा कि निम्नलिखित में से, देखिए वैसे तो सारे स्पर्श हैं, ये सब स्पर्श हैं, लेकिन आपसे पूछे कि निम्नलिखित में से कौन सा एक स्पर्शी नहीं है, तो ये आपका स्पर्शी नहीं है, क्योंकि ये इन 16 में शामिल नहीं है। ये पहला वर्गीकरण था मित्रों, किस आधार पर? अभ्यंतर प्रयत्न के आधार पर स्पर्शी और ऐसे व्यंजनों की संख्या 16 कौन सी थी? क से लेकर म तक के जो वर्ण थे, क से मैं तक के
वर्णों में से च वर्ग यानी च वर्ग के पूरे, च वर्ग और पंचम वर्णों को छोड़कर ये जो वर्ण थे बच गए, ये 16 वर्ण थे, वो कौन से मित्रों? स्पर्शी या स्पृष्ट अथवा स्फुटात्मक व्यंजनों के नाम से जाने जाते हैं। दूसरा वर्गीकरण आता है मित्रों संघर्षी व्यंजन। संघर्षी दूसरा उपभेद है अभ्यंतर प्रयत्न के आधार पर। संघर्ष का मतलब है स्ट्रगल करना। संघर्ष का मतलब क्या भाई? स्ट्रगल करना, यानी कि ऐसे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय श्वसन तंत्र से उठने वाली हवा मुख द्वार में घर्षण करती हुई एक दूसरे अवयवों के साथ बाधित होती हुई उष्मित रूप में मुख द्वार से बाहर आती हो, उन व्यंजनों को संघर्षी व्यंजनों के नाम से जाना जाता है। नाम से ही पता है संघर्षी। संघर्ष इसलिए करना पड़ता है मित्रों, जब हवा श्वसन तंत्र से, यानी जो 4 वर्ण होते हैं इसमें आपके मैं बता देता हूँ आपका श, तालव्य श, मूर्धन्य श, दंत्य श और ह। इनको तालव्य मूर्धन्य दंत्य क्यों कहने लगे हम लोग? इसलिए कहने लगे कि इसका उच्चारण स्थान क्या था? तालु था, इसलिए हम तालव्य कह रहे हैं। इसको क्या कह रहे थे? मूर्धन्य। इसको क्या कह रहे हैं? दंत्य, यानी कि उसका उच्चारण स्थान दंत से होता है। ये जो चारों वर्ण हैं इनको संघर्षी याद रखने का बहुत बेहतर तरीका मित्रों, से आरंभ होने वाले क्या है? संघर्षी। इंपॉर्टेंट ये है कि संघर्षी कह क्यों रहते हैं। अभी हम कह रहे थे कि हवा जो उष्मित रूप में बाहर आती है, उष्मित कैसे होती है? इनको उष्म भी कहा जाता है, हमने पढ़ा अभी थोड़ी देर पहले। उष्मित इसलिए कहते हैं कि जैसे ही श, श और ह नामक ध्वनियों को बोला जाता है तो हमारा जो उच्चारण श्वसन तंत्र से उठने वाली जो हवा है उस दौरान श्वसन तंत्र एक दूसरे के निकट आ जाते हैं, और निकट आने से जो हवा है वो इन दोनों श्वसन तंत्र के बीच में टकरा करके बाहर आती है। टकराने अर्थात घर्षण करने से, स्ट्रगल करने से, संघर्ष करने से वो उष्म भी हो जाती है। इसीलिए इन वर्णों को उष्म व्यंजन भी कहा जाता है। तीसरा वर्गीकरण आता है मित्रों स्पर्श संघर्षी। देखिए 2 नाम आ रहे हैं, स्पर्श भी और संघर्ष भी, यानी कि ऐसे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय जिह्वा अपने उच्चारण स्थानों को हल्का सा स्पर्श भी करती है, साथ ही हवा को मुख द्वार में बाधित भी होना पड़ता हो, यानी संघर्ष भी कर रही है और स्पर्श भी कर रही है। इसलिए इन वर्णों को स्पर्श संघर्षी कहा जाता है। 4 वर्ण होते हैं च, छ, ज और ज। इन 4 वर्णों को स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहा जाता है। क्यों कहा जाता है मित्रों? मुझे बताइए। च वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? तालु है। अब बताइए जब जिह्वा तालु को स्पर्श करेगी तो कहाँ जाएगी? ऊपर की तरफ जाएगी। अब जिह्वा ऊपर जा रही है तो क्या कर रही है? तालु को स्पर्श कर रही है। लेकिन पीछे से जो हवा आ रही है उसको भी तो क्या बाधा उत्पन्न हो रही है ना भाई। ऐसा तो नहीं है कि पहले जिह्वा ऊपर जाएगी ट्रैफिक पॉइंट की तरह, नीचे आ जाएगी, फिर हवा निकल जाएगी, साहब ट्रैफिक पॉइंट तो सिपाही ने सीटी विशल बजा दिया। ऐसा नहीं है। जब आप उच्चारण करेंगे तो सारी क्रियाएं एक साथ होगी। पहले जिह्वा तालु की तरफ जाएगी और उसी दौरान हवा आएगी। तो जिह्वा ऊपर जाने के कारण स्पर्श कर रही है अपने उच्चारण स्थान को, पूरी तरह से नहीं करती है, इसलिए हमने इसको स्पर्श में शामिल नहीं किया है। तालु एक ऐसा उच्चारण स्थान है जहां पर कोई भी वर्ण पूर्ण रूपेण स्पर्श नहीं करता है, क्योंकि बहुत ऊपर होता है। तो जिह्वा कहाँ जा रही है? ऊपर जा रही है, यानी स्पर्श कर रही है आसपास के भाग को हल्का हल्का। ये आपका तालु हो गया। साथ ही साथ इधर से जो हवा आ रही है उसको क्या हो रही है? बाधा उत्पन्न हो रही है, इसलिए इन्हें स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहा जाता है। ऐसे व्यंजनों की संख्याएं मित्रों कितनी हैं? 4 होती है। अगला आता है अनुनासिक व्यंजन। अनुनासिक को नासिक भी कहा जाता है और इन्हीं वर्णों को पंचम वर्ण भी कहा जाता है। इन तीनों नामों का एक ही उत्तर होता है, अनुनासिक, नासिक के अथवा पंचम वर्ण। अनु का मतलब है मित्रों सहायता या सहायक, और नासिका का मतलब है नाक, यानी नाक की सहायता, इसीलिए इसको नासिक के कह रहे हैं। पंचम इसलिए कह रहे हैं कि ये हर वर्ग के, हर व्यंजन वर्ग के, जैसे क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, हर वर्ग का 5वां वर्ण होता है, इसलिए इनको पंचम वर्ण भी कहा जाता है। अनुनासिक क्यों कह रहे हैं? तो अनुनासिक का अर्थ हम लिख रहे हैं नाक की सहायता से। देखिए हम बोल किससे रहे हैं? मुख से रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे वर्ण होते हैं जिनको बोलने के लिए नाक का सहारा लेना जरूरी हो जाता है।
अगर आप नाक का सहारा नहीं लेते हैं, नाक आपकी बंद है, तो आप उन वर्णों का उच्चारण नहीं कर सकते हैं। यानी कि यूं कह सकते हैं कि ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण नाक और मुख दोनों से होता है। हम अभी आपको समझाएंगे, दो प्रकार के प्रश्न होते हैं, अनुनासिक और निरनुनासिक। और एग्जाम में प्रश्न भी आता है कि अनुनासिक वर्ण होते हैं जो केवल नाक से बोले जाते हैं, या नाक मुख दोनों से कोई नहीं, इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। अभी हम चर्चा कर रहे हैं। शब्द को फिर से समझिएगा। अनु का मतलब है सहायता, नासिका का मतलब नाक। देखिए, मानव जीवन बोलता किससे? मुख से। केवल नाक से नहीं बोलते भाई, नहीं करते, मुंह से बोलते हम लोग। लेकिन कुछ ऐसे वर्ण हैं जिसमें नाक की सहायता लेनी पड़ती। देखिए, मैं बोल करके देख रहा हूं, आप पूरा कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा। मैं पूरे वर्ण बोल रहा हूं, हिंदी के 33। कुछ ऐसे वर्ण होंगे जिनको नाक के बिना नहीं बोल सकते, बाकी को बिना नाक के बोल सकते। मैं कंप्लीटली नाक बंद करके बोल रहा हूं, देखिएगा। क ख ग ग च छ ज ज ट ठ ड ढ त थ द ध प फ ब भ य र ल व स श स और ह। लेकिन अब मैं 5 बोल रहा हूं, ने मैं ने नाना मामा। ये जो ध्वनियां बोल रहे हैं, इन ध्वनियों को जब नाक बंद कर लिया तो उच्चारण नहीं हो रहा। आंखें लाल होगी, देखिए प्रवाह इधर आ गया। यानी कि इन वर्णों को बोलने के लिए नाक की आवश्यकता थी। यानी कि अब परिभाषा आप समझ सकते हैं कि जिन वर्णों का उच्चारण नाक और मुख दोनों से हो, अर्थात नाक की सहायता ली जाती हो, उन वर्णों को अनुनासिक वर्ण कहा जाता है। इन अनुनासिक वर्णों को पंचम वर्ण या नासिक के ध्वनियां भी कहा जाता है। ऐसे वर्णों की संख्या 5 है मित्रों। के वर्ग का 5वां, चे वर्ग का 5वां, ट वर्ग का 5वां, त वर्ग का 5वां और प वर्ग का 5वां, इन पांचों पंचम वर्णों को मित्रों अनुनासिक नासिक के वर्णों के नाम से जाना जाता है। कभी कभी आपसे यह भी पूछा जाता है, प्रश्न कैसे आता है, देखिए इसको थोड़ा सीखिएगा, परिभाषा समझ में आ गई होगी। अब प्रश्न आता है एक कि अनुनासिक वर्ण होते हैं और वहां लिखा होता है जो नाक व मुख दोनों से बोले जाते हैं, नाक व मुख दोनों से बोले जाते हैं। ये मैंने शॉर्टकट में लिख दिया, समझना। प्रश्न आता है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। अनुनासिक वर्ण होते हैं जो नाक और मुख दोनों से बोले जाते हैं। ऐसे वर्णों की संख्या हिंदी में कितनी है मित्रों? 5 है। हर वर्ग का 5वां, के का 5वां। इसको बोलने के लिए आपको निश्चित तौर पर हर हाल में आपको नाक का सहारा लेना पड़ेगा। मैंने आपको बताया इसका उच्चारण की ध्वनि होती है, के का 5वां होता है। देखिए होता कि नहीं होता, आप देखना ये की ध्वनि है या नहीं है। आप इस शब्द को क्या बोलेंगे? अंक बोलेंगे। और ये एक तरीका यहाँ पर भी समझिएगा, ये जो अनुस्वार होता है आपका, हमने कल वाली क्लास में भी चर्चा की थी। अनुस्वार सामान्यतः, देखिए संधि युक्त शब्दों की कहानी अलग है, यानी रूढ़ शब्दों की कहानी अलग है, यौगिक शब्दों की कहानी अलग है, और वर्ण के अंत, शब्द के अंत में आता है तो स्थिति थोड़ी अलग होगी। मैं अभी आपको रूढ़ शब्दों की जैसे चर्चा करके बता रहा हूं। अगर किसी रूढ़ शब्द में पंच अनुस्वार का प्रयोग है तो वह अनुस्वार उसके बाद वाले व्यंजन का, सुनो बात को, अगर कहीं अनुस्वार लगा हुआ है तो वह अनुस्वार उसके बाद वाले व्यंजन, जैसे यहां लगा है तो इसके बाद में कौन आ रहा है? क। इस वाले व्यंजन के वर्ग का अंतिम अर्थात 5वां वर्ण होता है। तो मुझे बताइए के का 5वां कौन सा होता है? की ध्वनि होती है। अब आप उच्चारण करके देखो, अंक के बीच में अड़क बोल रहे, अंक, अ और